साथियों नमस्कार, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों चर्चा चल रही थी अनुपात और समानुपात की। सबसे पहले तो फटाफट क्लास को शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त हैं आपके उतने में हम शुरू करते हैं। जितने भी जैसे संख्या बढ़ जाती है, लड़के और जुड़ जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो और जुड़ जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जल्दी से शेयर कीजिए, फटाफट जल्दी से तुरंत। जो भी आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर है, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग हैं वो हमसे जुड़ जाएं। उसके बाद हम आगे अपनी पढ़ाई है वो शुरू करें। तो चर्चा चल रही थी हमारी किसके, अनुपात और समानुपात की। पिछली लगातार 3-4 क्लासों से हमने आज चौथी क्लास है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो पीछे की जितनी क्लास है उनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप वहां से जाके और वो वीडियो है वो देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है ये जरूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ये सब वीडियो देखने के बाद आप करोगे, अगर आपके मन से ये आवाज आती है कि नहीं यार ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छा है, मैं यहाँ कुछ नया सीख सकता हूं, तो आप सब्सक्राइब का बटन है वो बटन दबा देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब मैंने पिछली क्लास में आपको ये कहा था कि जैसे कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे मैं बात करूं आय व्यय की, या मैं बात करूं जैसे सिक्कों वाला प्रश्न आता है एक, सिक्के हैं इस अनुपात में इतने इतने रुपए के सिक्के हैं, कुल मूल्य ये है, उनकी कुल संख्या क्या होगी, ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए उसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन दे रखा है कि एक थैली के अंदर 1 रुपये, देखो मेरी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखना। अब जो मैं बोल रहा हूं ना वो पूरा ध्यान रखना, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन यहां नहीं लिखूंगा, केवल और केवल यहां डाटा लिखूंगा, लेकिन वो है क्या वो आप सबको ध्यान में रखना है। किसी थैली के अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। क्या दे रखा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उन सिक्कों की जो संख्या है उनका अनुपात 2:3:4 है वो हमें दिया हुआ है। उसी के साथ एक चीज हमें और बताई है कि इन सिक्कों का जो कुल मूल्य है, सिक्कों का जो कुल मूल्य है वो कितना है, 180 रुपए है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इन सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखो अनुपात में आए ना, तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, मैं मान रहा हूं कि भैया मेरे पास जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, ये कुल मूल्य एक बार मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं साथ में, कुल मूल्य है वो कितना है, 180 रुपीज, ठीक है। तो चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, मैं अनुपात में आपको हमेशा बताता हूं कि अगर ऐसा कुछ निकालना हो तो सबसे पहले इनकी संख्या निकाल लो। हम क्या लिखेंगे भैया, 2 अक्स हैं वो 1 रुपए के सिक्के हैं, सॉरी जो 3 अक्स है वो किसके हैं, 50 पैसे के हैं, और 4 अक्स है वो किसके हैं, 25 पैसे के कुल सिक्के हैं। उससे आगे अगर मैं चर्चा करूं तो अब तो ये देखो कि अगर सिक्कों की संख्या को अगर मैं उसके मूल्य से गुणा करूं तो मुझे उनका कुल मूल्य प्राप्त होगा या नहीं होगा। मैं आपको ये कहूं कि आपके पास 20 सिक्के हैं 1 रुपए के, आप मेरे को क्या कहोगे कि सर मेरे पास कितने रुपए हैं, सर मेरे पास तो 20 रुपए हैं। मैं आपको ये कहूं कि आपके पास 30 सिक्के हैं और उनकी वैल्यू है वो कितनी है, एक सिक्के की वैल्यू है वो 50 पैसे, तो आप क्या कहोगे कि सर मेरे पास कुल कितने हैं, 15 रुपए। आपने क्या किया, आपने उस मूल्य से उसको गुणा कर दिया। जो एक सिक्के का मूल्य है उसे उस संख्या से गुणा करोगे तो कुल अमाउंट आएगा या नहीं आएगा। तो चलो मैं यहां से लिख रहा हूं, मैं अब इसको देखो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 अक्स गुणा 1, कुल मूल्य हुआ या नहीं हुआ। 1 रुपए के 20 सिक्के तो 20 गुणा 1 यानी 20 रुपए होते हैं ना। चलो आगे चर्चा करते हैं। 3 अक्स कुल सिक्के किसके, 50 पैसे के। अब मैं यहाँ 50 पैसे नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ 1 रुपया लिखा, अगर यहाँ मैं 100 पैसे लिखूं तो यहाँ मैं 50 पैसे लिखूंगा। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ कि 1/2 रुपए। भैया 50 पैसे का मतलब क्या होता है, आधा रुपया होता है या नहीं होता। मैंने इसको 1/2 लिख दिया। प्लस में मैं आगे क्या कर रहा हूँ कि भैया 4 अक्स हैं, ये मेरे पास सिक्के हैं कितने, 25 पैसे के। तो 4 अक्स गुणा 25 पैसे का मतलब 1/4, 100/25 कितना होता है, 1/4। कुल मूल्य दोस्तों कितना दे रखा है, 180 हमें दे रखा है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इसको सोल्व करेंगे तो 2 अक्स को 1 से गुणा करूंगा, 2 अक्स आएगा, प्लस में 3x बटा में 2 आ जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ x बचेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 180। यहाँ से मैं अगर x कॉमन निकालूं तो अंदर क्या आएगा, देखो चलो x कॉमन एक बार नहीं निकालेंगे, x बाद में ही निकाल लेंगे, पहले इसका मैं एलसीएम लेता हूं। अब देखो अगर किसी संख्या के
ऐसी है, एक संख्या के नीचे तो संख्या दे रखी है, बाकी के नहीं दे रखी है, तो आप इसको ऊपर इन दोनों से गुणा कर दो। अगर मान लो इतना आता ना तो भी 3x प्लस इस 2 को गुणा करके 5x और बट्टा में 2 लिख देते हैं। 2 को 2 से गुणा करूंगा 4x, 4 और 3 7x, और 7x में इस 2 को x से गुणा करूंगा। चलो मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3x, सॉरी 4x आएगा, 4x प्लस 3x और प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 2x और बटा में क्या कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 180। मेरे पास क्या बचेगा 4 3 7 2 9, 9x बटा 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 180। यहाँ से मैं काटूंगा तो ये कितना आएगा 20, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू मेरे पास 40 निकल के आएगी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे x कहाँ माना था, हमने तो ये माना था जब अनुपात को सरल किया था तो अनुपात को एक निश्चित संख्या से गुणा किया था, और वहां हमने इसको x से मल्टीप्लाई करके हमने वो सिक्कों की संख्या मानी थी। और हमें क्या निकालना है, हमें तो सिक्कों की संख्या ही तो निकालनी है। तो मैं 40 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 80। 40 को 2 से करूंगा 80, 40 को 3 से करूंगा तो 120, और 40 को 4 से करूंगा तो 160। ये मेरे पास अलग अलग डिवाइडेशन आ गया कि 80 सिक्के हैं वो तो 1 रुपए के हैं, 120 सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, और 160 सिक्के हैं वो किसके हैं 25 पैसे के। पहले तो ये जोड़ो कि कुल हमारे पास, हमें सिक्कों की संख्या तो शायद नहीं बताई थी, अनुपात कितना आ रहा है भाई 2:3:4 आ रहा है। अगर आप चाहोगे क्या मेरा सवाल सही आया, क्या मेरा x का मान सही आया, तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 80 1 रुपए के सिक्के हैं, मूल्य कितना हो गया 80 रुपए होगा या नहीं होगा। 120 सिक्के हैं 50 पैसे के, मूल्य कितना होगा 60 रुपए, ठीक है। और यहाँ 160 सिक्के हैं वो किसके हैं, वो 40 रुपए के हैं, नहीं वो सॉरी 25 पैसे के हैं। तो 4 का मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा 40 आएगा या नहीं आएगा। 8 और 6 14, 140, 140 में 40 जोड़ूंगा तो 180। इसका मतलब मेरा आंसर है वो क्या है, मेरा आंसर सटीक निकल के आया, मेरा आंसर सही निकल के आया है, मेरा क्वेश्चन है वो मेरा गलत नहीं हुआ है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज हम ये करेंगे कि हमें उसमें क्या है कि सिक्कों की संख्या दी हुई होगी, हमें सिक्कों की संख्या दी हुई होगी, हमें सिक्कों की संख्या कुल संख्या दी हुई होगी और अलग अलग वो संख्या निकालनी है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि मेरे पास एक थैली के अंदर क्या है कि मेरे पास 240 सिक्के हैं, कितने कुल हैं वो 240 सिक्के मेरे पास एक थैली के अंदर हैं। उसके बाद मैं चर्चा करूं कि भैया सिक्के किस किस के हैं, कौन कौन सी मुद्रा के हैं, उनका अमाउंट कितना है। तो मैं ये कहूंगा कि केवल मेरे पास किसके हैं 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल हैं वो 240 सिक्के हैं। मैं बात करूं कि इनके कुल मूल्य की, कितने इनके कुल मूल्य की, तो वो मूल्य कितना है इनका, वो मूल्य 100 रुपए हमें दे रखा है। तो अब हमें क्या पूछा है, हमें सिक्कों की संख्या पूछी है, कौन सी इंडिविजुअल संख्या पूछी कि 50 पैसे के कितने संख्या 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे को इनका जो अनुपात है वो अनुपात पूछा है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या है वो हमें पूछी गई है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं कि मेरे को क्या दिया कि 240 सिक्के दिए हुए हैं और किसके हैं 50 पैसे के और 25 पैसे के। मैं एक छोटी सी चीज यहां मान के चलता हूं कि सर मेरे को आपने ये कहा है कि भैया मैं यहां से x तो एक मान लूंगा कि x सिक्के हैं वो तो किसके हैं 50 पैसे के, और बाकी 25 पैसे के कितने बचेंगे 240 माइनस x बचेंगे या नहीं बचेंगे। x सिक्के में 50 पैसे के मान लूं कि भैया x सिक्के है वो तो 50 पैसे के, और ये 25 पैसे कितने बचेंगे 240 माइनस x, क्योंकि दोनों का जो टोटल है वो कितना है 240। मैं अगर इसको इसके अमाउंट से गुणा करूं, मैं 50 पैसे से गुणा कर दूं और मैं इसको अगर 25 पैसे से गुणा कर दूं तो क्या ये 100 के बराबर होगा या नहीं होगा, 100 के बराबर नहीं होगा। हमें इसका डबल जीरो और लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये उसकी बात भी पैसे में कर रहा हूं कि 50 पैसे को उसकी संख्या से गुणा कर रहा हूं सिक्कों की संख्या से, और इधर 25 पैसे को मैंने 25 पैसों की संख्या से गुणा कर दिया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से गुणा कर दिया, तो मेरे पास कुल अमाउंट आएगा या नहीं आएगा। और ये कितना आएगा, यहां से 10,000 पैसे है यानी 100 रुपए। यहां मैं इसको सोल्व करूंगा तो 50x आएगा, इसको मैं 25 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 0 25 100 0 10 25 दूनी 50 और 60, ये 6,000 माइनस कितना आएगा 25x इज इक्वल टू कितना आएगा और 10,000 ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक, 1000 लिखा है सॉरी 10,000। ठीक है, अब आगे मैं लिखता हूं कि भाई 50x ये है माइनस का 25x ये है, तो यहाँ तो कितना बचेगा 25x इज इक्वल टू 10,000 में से 6,000 मैं घटाऊंगा उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, आगे क्या आएगा 4,000। और मैं यहाँ से जब x की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास, मैं इसको देखो ऐसे लिख रहा हूँ 40 गुणा 100 बट्टा में 25 25 100, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 160 है वो मेरे पास x का मान निकल के आ रहा है कि भैया 160 सिक्के हैं वो तो आपके पास किसके हैं
50 पैसे के, और उसके बाद टोटल कितने हैं 240 सिक्के है ना, तो घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 80 सिक्के हैं वो किसके आ रहे हैं, 80 सिक्के मेरे पास 25 पैसे के निकल के आ रहे हैं। इनके अमाउंट का अगर मैं योग करूं तो 160 सिक्के अगर मेरे पास 50 पैसे के तो उनका मूल्य 80 रुपये होगा या नहीं होगा। 80 सिक्के हैं मेरे पास 25 पैसे के हैं तो अमाउंट कितना आएगा, 20 रुपये होगा या नहीं होगा। 20 और 80 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है। 100 रुपये तो मेरे को दिया हुआ था। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको और बताऊंगा, अभी फटाफट आप इसको नोट करिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ मिटा के, ये वाला क्वेश्चन मिटा के, मैं इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा। बहुत ही ईजी है, इतना लंबा हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब आगे देखते हैं, आगे अब मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा ही देता हूँ। चलिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कुल सिक्के हैं वो तो कितने हैं 240, और जो कुल मूल्य है वो इनका है 100 रुपये। सबसे पहली बात तो ये है कि अब सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस रुपए को हमें पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं एक औसत मूल्य निकालूंगा। औसत मूल्य का मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक सिक्के की औसत वैल्यू कितनी है। औसत मूल्य हम कैसे निकालते हैं, देखो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें ये कहा जाता है कि हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें इसमें इतने नंबर आए, इसमें इतने नंबर आए, इसमें इतने नंबर आए, औसत कितने नंबर आते हैं, तो औसत वो निकल के आता है कि अगर उन सब्जेक्टों का कुल नंबर हम जोड़े ना तो वो क्या होगा, उस औसत को 5 से गुणा कर लो कि एवरेज नंबर ये हैं। एक विषय में 50 नंबर आए हैं, दूसरे में 30 नंबर आए हैं, तो दोनों का औसत कितना है 40। 50 और 30 जोड़ूंगा तो भी 40 आएगा, और मैं ये कहूंगा कि औसत नंबर मेरे 40 आएंगे, दोनों में मिला के उनका अगर एवरेज निकालें तो वो कितना है 40। उसी प्रकार से हम इसका एवरेज मूल्य निकालेंगे एक सिक्के का। देखो 240 सिक्कों का जो मूल्य है कुल वो कितना है 10,000। 100 रुपए को मैं पैसे में लिख रहा हूं तो कितना हो गया 10,000 पैसे। तो एक सिक्के का मैं अगर औसत मूल्य निकालूंगा तो वो कितना आएगा 10,000 बटा 240। जीरो से जीरो कट गया, 8 3 24, 8 एकम 8 बच गया 2, आगे शून्य आएगा, 8 दूनी 16 बच गया 4 और आगे शून्य आएगा तो 8 पंजो 40। 125 बटा 3 ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है औसत मूल्य एक सिक्के का। अब ये देखो, जो उस टाइम मैं बात कर रहा था कि भाई मेरे एक सब्जेक्ट में 30 नंबर आए हैं, एक में 50 नंबर आए हैं, औसत कितना आया 40 है, वो दोनों के बीच में आया या नहीं आया। उसी प्रकार ये देखो 125 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो ये जाएगा लगभग 41.3 बार जाएगा, लगभग 41 पॉइंट कुछ मान आएगा इसका। तो 41 25 पैसे के और 50 पैसे के बीच में आया या नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए, वो आगे पीछे हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिक्कों की संख्या के आधार पर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में मान आना चाहिए। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं एक जगह तो लिख रहा हूं 50 पैसे, एक जगह लिख रहा हूं 25 पैसे। औसत जो मूल्य है वो कितना आ रहा है, वो 125 बटा 3 आ रहा है। अब मेरे पास मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को आपस में घटाऊंगा। मैं अभी कह रहा था कि ये है दोनों के बीच में आएगा मान, मतलब एक से तो बड़ा होगा, 25 पैसे से तो बड़ा है, और 50 पैसे से ये क्या आएगा छोटा आएगा। तो मैं अब 50 पैसे में से 125 बटा 3 घटाऊं तो मैं क्या करूंगा कि 50 माइनस 125 बटा 3 एलसीएम लूंगा। 50 3 से गुणा होगा 150, और 150 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 150 में से 125 जाएगा तो 25 बचेगा ना, तो ये कितना आएगा 25 बटा 3। ठीक है, इधर मैं क्या करूंगा, इधर 125 बटे 3 में से 25 घटाऊंगा, क्योंकि 25 है वो इससे छोटा है। तो इस साइड इसका अगर एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 25 थी 75, 125 में से 75 घटेंगे कितना आएगा 50 बटा 3। तो ये जो मान आएगा ना, ये इन सिक्कों की संख्या का अनुपात आएगा। इन दोनों का मैं अनुपात निकालूं, 3 से 3 कटेगा तो 2:1 है वो मेरे पास निकल के आएगा कि 50 पैसे की संख्या है उसका अनुपात तो होगा 2, और जो 25 पैसे की संख्या है उसका अनुपात कितना आएगा 1। कुल कितने सिक्के हैं 240, अनुपातों का योग कितना है
3 240 में 3 का भाग दूं कितना आएगा 80। 1 की वैल्यू तो आएगी 80 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। आंसर यही था ना। 160 सिक्के और 80 सिक्के। 80 किसके थे 25 पैसे के। ये 80 किसके आए हैं 80 साइड आया ना। ये रहे 1 अनुपात किसका है 1 अनुपात तो 25 पैसे का ही तो आया ना। और इसके 50 पैसे का अनुपात है वो 2 आया है। तो 160 सिक्के और 80 सिक्के। चलो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो एक बार। उम्मीद करता हूं कि चीज है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जो तरीका बताया, जो छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताई, कुछ नहीं करना है आपको, तो इन दोनों जो एवरेज मूल्य है वो निकाल लेना है। कुल जो धन है उस धन के अंदर कुल सिक्कों की संख्या का भाग दे देंगे ना, तो क्या निकल के आ जाएगा, वो जो एवरेज मूल्य है एक सिक्के का वो निकल के आ जाएगा। दोनों में से वो मूल्य एक बार 50 पैसे में से घटा लो, एक बार 25 पैसे में से घटा लो, और वो क्या आ जाएगा, वो इनका अनुपात आ जाएगा। ये ध्यान रखना, यहां मतलब अनुपात है वो क्रॉस आएगा। 50 पैसे, इस 50 में से 125/3 को घटाओगे तो जो अनुपात आएगा ना वो 25 पैसे के सिक्के का आएगा। इसलिए मैं इसको से क्रॉस घटा रहा हूं, वरना तो सीधा भी मैं इसको घटा सकता था। चलिए आगे देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, एक दो और त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन के ऊपर मैं चर्चा करूं। मेरे को यह कहा जाता है कि भैया एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात मेरे को दिया हुआ है 1:2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। और क्या दिया हुआ है कि परिमाप है वो उस त्रिभुज का, वो मेरे को कितना दिया हुआ है, वो 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मुझे त्रिभुज की भुजाओं का मान बताओ। क्या निकालना है, त्रिभुज की भुजाओं का मान कितना होगा, भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी होगी। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। सबसे पहली बात, अगर ऐसे भिन्न में अनुपात दिया हुआ था तो उसको अनुपात को हमें क्या करना है, सरल करना है। सरल करने के लिए अनुपात में हम क्या करते हैं कि उसे किसी भी संख्या से हम गुणा कर दें अनुपात के अंदर, या किसी भी संख्या से भाग दे दें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, 4 × 12 और 12 दूनी 24, और इसको क्या करूंगा यहाँ ऊपर सबसे इन तीनों से मैं गुणा कर दूंगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि इस दो यहां मेरे यहाँ वाला अनुपात निकालना है, मैं इस 2 को छुपा दूंगा, बाकी 2 को गुणा करके लिख दूंगा 4 × 12। अगर नहीं कि मल्टीप्लाई में मैं यहाँ 24 भी लिखता कि सबको 24 से गुणा करो, तो मैं यहाँ 24 कर रहा हूँ और यहाँ 24 कर रहा हूँ, तो 24 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 12। यहाँ 3 है, 3 को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 2 को और 4 को, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आएगा 8। वैसे भी 24 में 3 का भाग दो तो कितना आ रहा है 8। आगे वाले अनुपात पे मैं चर्चा करूं तो 24 में 4 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 6। ये लो, ये अनुपात आया है इनकी भुजाओं की लंबाई का, कितना 12:8:6। इसको मैं सॉल्व करके और लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 6:4:3। ये लो 6:4:3। अब मेरे को ये बताओ कि मुझे क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, और परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं का योग। ये त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर 6, 4 और 3 हो तो उस अनुपात का योग करके देखो आप कितना आ रहा है। इसका योग कितना आ रहा है, 13 आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब 13 है वो किसके इक्वल आ रहा है, 13 अनुपात है वो किसके इक्वल आ रहा है, 52 सेंटीमीटर के। यानी एक जो अनुपात है हमारा वो किसके इक्वल आएगा, वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। अब कर लो गुणा, 6, 4 और 3। 6 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। 4 को 4 से गुणा करूंगा तो 16 सेंटीमीटर, और 4 को 3 से करूंगा तो 12 सेंटीमीटर। 24 में मैं 16 जोड़ूंगा कितना आएगा 40, 40 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 52 सेंटीमीटर आ रहा है नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट सही आ रहा है। ठीक है, चलो नोट करो उसको फटाफट। उससे आगे एक चतुर्भुज का क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। एक चतुर्भुज वाले क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं। जैसे मान लो हमें ये दिया हुआ आता है कि चतुर्भुज के 4 कोण हैं, उन चारों कोणों का अनुपात है वो हमें दिया हुआ हो कि चतुर्भुज के 4 कोण हैं वो 1:3:2:4 के अंदर हैं। किसके, चतुर्भुज के कोण, इनका अनुपात 1:4:2:1:3:2:4 दिया हुआ है। मुझे ये कहा गया है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का मान बताओ। मैं क्या करूंगा, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि भैया चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है या नहीं होता।
वर्ग आयत भी क्या है, चतुर्भुज है। अगर ऐसे ध्यान में ना रहे ना तो वर्ग और आयत भी क्या है, चतुर्भुज ही तो है। वर्ग और आयत में कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के 4 कोण होते हैं। टोटल कितना हो रहा है, 360 हो रहा है ना। तो मुझे क्या करना है, अनुपात ये रहा, अनुपात 360 को 1 3 2 4 में बांटना ही तो है। मैं इसका योग करूंगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। अनुपात का योग कितना आ रहा है, 10। ये 10 किसके इक्वल है, 360 के। तो 1 किसके इक्वल आएगा, 36 के। अब ये देखो यहाँ सबसे बड़ा कोण कौन सा है, जिसका अनुपात ज्यादा है वो सबसे बड़ा है, जिसका अनुपात कम है वो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कोण मैं 1 अनुपात वाला है वो निकाल लूंगा तो कितना आएगा, 36। 2 वाला अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 72। 3 वाला अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 108। मल्टीप्लाई करते जाओ। और 4 वाला अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 144। ये रहा सबसे बड़ा कोण, तो 4 अनुपात वाला ही तो था ना, 144 डिग्री का। और सबसे छोटा 1 अनुपात वाला 36 डिग्री का। हमें ये नहीं है वहां चारों नहीं निकालने हमको, ये तो मैं निकाल के बता रहा हूँ। यहाँ आप देख लो ना, सबसे बड़ा हमें जिसका अनुपात ज्यादा है वो क्या है, सबसे बड़ा। जिसका अनुपात छोटा है वो सबसे छोटा होगा। एक चीज और आती है इसी के अंदर, हमें क्या पूछा जाता है कि हमें त्रिभुज और चतुर्भुज को रिलेट करके भी आपस में पूछा जा सकता है। कैसे, जैसे ये दे दिया, ये देने के बाद मुझे ये कहा जाता है, देखो इसी के अंदर ध्यान, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसी के अंदर एक क्वेश्चन है ना, यही इसी के अंदर और डाल रहा हूं, ध्यान देना। मुझे ये कहा गया है कि एक साथ में, इसके साथ में एक त्रिभुज और है। क्या है, इसी के साथ में एक त्रिभुज और है। जो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है, जो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है ना, वो इसके, ये कहा जा सकता है कि भैया इसके तीसरे बड़े कोण का आधा है। साथ में टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई जाती है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात तो ये है, और एक साथ ही में इसके त्रिभुज है। तो त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है, जो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है वो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का क्या है, आधा। ये कहा जा सकता है। या फिर क्या कहा जा सकता है कि वो चतुर्भुज के तीसरे बड़े कोण के बराबर है, उससे 5 डिग्री कम है, उससे 10 डिग्री ज्यादा। मतलब इससे उसको रिलेट करके दिया जा सकता है। मुझे ये कहा जा सकता है कि जो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है, अब देखो, अब मैं मेरे लाइन पे गौर करना कि जो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है वो चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण का आधा है। चतुर्भुज का दूसरा बड़ा कोण कौन सा है, दूसरा बड़ा कोण तो 108 आएगा ना। और 108 का मुझे क्या कहा गया है कि जो चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण है वो दूसरे बड़े कोण का क्या है, आधा। ठीक है, तो दूसरे बड़े कोण का आधा अगर मैं इसको करूं तो कितना आएगा, त्रिभुज का सबसे छोटा वाला तो नहीं होगा ये। चलो आप ये करो, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिख रहा हूं। पहले लिख रहा हूं कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, त्रिभुज के सबसे क्या करेंगे इसको, चलो ये नहीं, ये चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण का लिखो इसको। देखो ये क्वेश्चन मैंने कहीं, वैसे मेरे ध्यान में है, बाकी मैंने बुक में नहीं देखा, वरना तो क्या है, डाटा अगर बुक में देखा हो तो याद होता है। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं कि चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 डिग्री कम है। पहली कंडीशन तो ये दे दी। इसका मतलब त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है वो चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 डिग्री कम है। दूसरा सबसे बड़ा कोण तो ये है, और दूसरा बड़ा कोण कितना है, 108। इसका मतलब 108 में से मैं अगर -10 करूंगा तो कितना आएगा, 98 डिग्री आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद मेरे को कहा जाता है कि जो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है, जो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है वो चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण का दूसरे छोटे कोण का आधा है। मुझे ये कहा जाता है कि त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो जो सबसे छोटा कोण है वो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। कितना, वो है कि जो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है वो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। यानी 144 का 1/4, 144 का 1/4 मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, ये 36। मुझे क्या कहा गया है कि भैया जो बच गया ना कोण वो मेरे को निकाल के बताओ। तो अब हमें ये पता है कि भैया त्रिभुज का जो तीनों कोण है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में से मैं 98 + 36 अगर घटा दूं
98 और 36 घटा दूं तो अगले कोण की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? जो एक कोण हमारा बच गया तो 180 माइनस 8 6 14 9 और 3 12 और 1 13, तो ये इसको मैं माइनस करूंगा तो 140 40 और 6 46 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 46 डिग्री। ठीक है, देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन मेरे को अगर दी हुई है तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को हमें फॉलो करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। हमें ये कहा गया ये 4 कोण तो हमने निकाल ही लिए ना। उसके बाद पहली लाइन हमें कही जाती है कि त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है, त्रिभुज के 3 कोण है, एक सबसे बड़ा होगा, एक सबसे छोटा होगा और एक दोनों के बीच में हो सकता है तीनों समान है, हो सकता है दोनों समान है। लेकिन इसमें जो बात कही गई है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है वो चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 डिग्री कम है। तो चतुर्भुज के दूसरा बड़ा कोण कौन सा? देखो सबसे बड़ा 144 और दूसरा नंबर पे कौन सा आता है? 108 की 108 से 10 डिग्री कम है, तो मैंने 108 से 10 घटा दिया तो कितने बचे? ये यहाँ आए 98, यहाँ डिग्री लगा लो। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या कहा जाता है? अब हो सकता है आपको ये भी कह दे कि बाकी जो 2 कोण है वो समान है, उनका मान हमें निकाल के बताओ। तो वहां हम क्या करेंगे? वहां हम देखेंगे भैया एक तो 98 हो गया और बाकी के जो 2 बचे हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी? 82 आएगी या नहीं आएगी? 180 में से 98 घटाओगे तो 82 बचेगा और 82 में 2 का भाग देंगे हम, 2 जगह डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाए, 41 आ जाएगा। लेकिन हमें दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि सबसे छोटा कोण है वो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। हमें ये भी कहा जा सकता है कि सबसे छोटा कोण है वो चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के बराबर है। तो उस तरीके से जो कंडीशन है उसको फॉलो कर लेंगे। 144 का 1/4 निकालूंगा तो कितना आएगा? 36 डिग्री आएगा। उनके सबके ऊपर डिग्री लग जाएगा यहाँ ना, 144 भी डिग्री में है, ये भी 180 भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, जो भी है ना लगा लेना। ठीक है, तो उससे आगे मैं अब चर्चा करूं कि भैया मुझे क्या कहा गया कि ये 36 डिग्री आ गया। अब एक कोण 36 डिग्री है, एक 98 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम उसमें से क्या करेंगे? जो वैल्यू है वो हमें निकाल लेंगे। चलो फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, उससे आगे चर्चा करते हैं अपन। चलिए अब आगे बढ़ने वाले एक टाइप के ऊपर और चर्चा करते हैं। एक चीज हमें और दी जाती है कि हमें आय व्यय वगैरह देके और उन सब में भी एक रिलेशन देके हमें ये कहा जाता है कि आय का अनुपात ये है, व्यय का अनुपात ये है, फिर आय और व्यय का अनुपात ये है, इतना बचत, इतनी बचत होती है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ छोटा सा। मुझे ये कहा जाता है कि भाई कोई राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी जो आय और व्यय का अनुपात है वो 4:3 है। मतलब हर 4 रुपए में से वो 3 रुपए खर्च कर देता है। आय और व्यय का अनुपात कितना है? 4:3, यानी उसकी बचत कितनी है? 1 है। हमें ये कहा जाता है कि अगर इस बचत का जो हमें ये कहा जाता है कि अगर मान लो कि वो 1000 रुपए की बचत करता है, वो 1000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी आय और व्यय निकाल के बताओ। तो हम क्या करेंगे कि 4 में से 3 खर्च कर देता, मतलब कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। और 1 किसके इक्वल है? 1000 के इक्वल है। इसका मतलब 4 तो किसके इक्वल होगा? 4000 के। 3 किसके इक्वल होगा? 3000 के। ये लो भैया, 4000 कमाता है, 3000 खर्च कर देता है और 1000 उसके पास से बच जाते हैं। इसी प्रकार का अगर मैं और क्वेश्चन और लिखना चाहूँ, हमें ये कहा जा सकता है कि यहाँ मान लो कि हमें आय भी दे सकता है, व्यय भी दे सकता है। वो एक दूसरे से, सब चीजें वो एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं। चलो अगर हमें यही बात है कि 2 आदमियों की तुलना करके हमें ये बताए कि राम और श्याम हैं। कौन? राम और श्याम हैं। पहले तो उनकी हमें आय का अनुपात दे दिया और फिर उनकी व्यय का अनुपात दे दिया। हमें ये कहा जाता है उसकी आय है वो 4:3 है, व्यय का अनुपात है वो 3:2 है। यहाँ कहा जाता है कि दोनों की जो बचत है, दोनों की बचत है वो कितनी है? समान है। और दोनों की बचत कितनी है? 6000 रुपए है। तो उनकी आय बताओ या उनका व्यय बताओ, हमें कुछ पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से देखो, 4 में से ये 3 खर्च करता है, ये 3 में से 2 खर्च करता है, मतलब दोनों कितना बचा रहे हैं? 1-1 बचा रहे हैं। और यहाँ भी क्या है? 6000 है। हो सकता है ये अनुपात अगर मान लो कहीं चेंज हो, यहाँ आपको ये भी हो सकता है कि जो उनका व्यय है वो 5:3 के रूप में भी मिल सकता है आपको। क्या? 5:3 के रूप में भी आपको व्यय मिल सकता है। लेकिन फिर आप ये मत सोचना कि 4 में से 5 वो खर्चे कर रहा है। सबसे पहले एक देखो कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो रही, क्या ये सिचुएशन बन रही है क्या? यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, फिर दोनों की आय है वो भी क्या है? बचत है वो भी कितनी है? समान हो रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे? मतलब 1 का मतलब कितना है? 1 का मतलब 6000 है, तो 4 का मतलब निकालेंगे तो कितना आएगा? 24000। यहाँ वाले 1 अनुपात की वैल्यू है ना, देखो बचत में 1 अनुपात तो आ रहा है। 4 में से 3 खर्च कर दिया, 1 बचा, 3 में से 2 खर्च कर दिया, 1 बचा। दोनों की जो बचत का अनुपात है वो बराबर आ रहा है। और यहाँ भी अमाउंट है वो हमें क्या? 6000 बराबर दिया हुआ है। तो इसको 6000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 18000। यानी क्या है कि एक तो कमाता है 24000 और एक कमाता है 18000। फिर 24000 वाला तो 18000 खर्च कर देता है, और जो 18000 कमाता है वो कितना खर्च करता है? 12000 रुपये खर्च करता है। मतलब दोनों के कितने बचे? दोनों के 6000 रुपये बच गए। इसी प्रकार
आगे एक भी क्वेश्चन आता है, मतलब जैसे 3 का अनुपात भी हमें दिया हुआ होगा, और ये सब चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास का टाइम है वो लगभग पूरा हो चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं लेंगे। वो आप उससे क्या है कि क्लास है वो थोड़ी सी लेंदी लगने लग जाती है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी जो इससे पहले की वीडियोज़, आज 5वीं क्लास है, जो पीछे के जो 4 क्लास हैं उनकी वीडियो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके और पीछे की वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसी के अलावा 10th क्लास की वीडियो भी हमने मैथ्स के डाल रखे हैं, तो वो अगर आपके घर में या आपके रिलेशन में आप जो भी, अगर आपके पास 10th क्लास के अगर बच्चे हैं आपके घर में, आपके रिश्तेदार में जो भी हैं, तो उनके साथ वो सब चीज़ें शेयर कीजिएगा। 10th की है वो मैथ्स हमने डाल रखी है, साइंस है वो मंडे से शुरू कर रहे हैं। साथ ही में 12th क्लास का मटेरियल है वो भी हम शुरू करने के लिए, फिजिक्स और मैथ्स हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर अब आपके मन से अगर ये आवाज़ आती है कि नहीं यार मेरे को बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला यहाँ, बहुत अच्छी तरीके से अगर मेरे को समझ में आ रही है, मैं यहाँ से कुछ अच्छा सीख सकता हूँ, तो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।